नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। धर्मांतरण का धंधा, ऐसा धंधा जिसने देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा दिया है। आजमगढ़, लखनऊ, सहारनपुर से लेकर श्रीनगर तक। लेकिन आज हंगामा मचा श्रीनगर से दिल्ली तक। आरोप लगे कि 2 सिख लड़कियों का पहले अपहरण किया गया, फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा के उनका निकाह करा दिया गया। इस गुनाह पर सिखों के कंठ कांपने लगे। सिखों के श्रीनगर की सड़कों से लेकर दिल्ली तक सिखों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धर्मांतरण के नाम पर जो अधर्म हुआ, उसके विरुद्ध सिखों की तल्खियां हैं। ये नारे आकाश के अंतिम छोर तक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये तेवर सिखों के आक्रोश को जुबान दे रहे हैं। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबरन शादी के विरुद्ध सिखों के कंठ कांप रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक मनजिंदर सिंह सिरसा सिखों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटी में खुलेआम महापाप हो रहा है। 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई। घाटी में सिख कभी भी इस कदर गुस्से में नहीं दिखे, लेकिन इस बार गुनाह ही ऐसा हुआ जिसने सिखों को झकझोर दिया। आरोप है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को गन पॉइंट पर अपहरण किया गया और फिर धर्म परिवर्तन करा के उनसे उम्र में काफी बड़े लोगों से निकाह करा दिया गया। पहली घटना बड़गाम जिले की है, जहां 18 साल की सिख लड़की की पहले से शादीशुदा 40 साल के शख्स से निकाह करा दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का मामला अभी अटका हुआ है। दूसरा मामला महजूर नगर का है, जहां 18 से ज्यादा उम्र के सिख लड़की की पहले से शादीशुदा शख्स से शादी कराई गई। कोर्ट में बयान दिलाया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और पति के साथ ही रहना चाहती है। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ की मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिख डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं, तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है, जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। उधर जम्मू में धर्म परिवर्तन पर हंगामा मचा तो पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और जांच कराने की बात कही। 2 सिख लड़कियों के साथ हुई घटना को लेकर मन दुखी है। घाटी में सबसे मुश्किल दौर में भी मुस्लिम और सिख शांति के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां जल्द जांच करके सच का पता लगाएंगी। श्रीनगर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा बरपा तो दिल्ली में भी सिखों का संगठन सड़कों पर उतर आया।
दिल्ली में भी जमकर नारेबाजी हुई। सिख प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में न्याय की मांग की। जम्मू कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं, हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। इससे पहले 2018 में मसला आया था, जब तो जम्मू कश्मीर में 370 लगी हुई थी, उस समय इतने दखलंदाजी सेंटर की नहीं थी। लेकिन अब सीधा क्योंकि सेंटर का राज है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को दी है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को भेजी जानी है। तो हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए हैं, यहाँ भी जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं घाटी में बसते सिखों को डराने की साजिश हो सकती है, क्योंकि घाटी का सिख उस समय नहीं भागा जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर 1990 के बाद आ गए थे। वो तब भी डटे थे। और अगर आज हिंदुस्तान के साथ कश्मीर है तो उसमें सिखों की बड़ी भूमिका है। धर्मांतरण का जिन्न यूपी से निकला और धीरे धीरे उसकी जद में कई सूबे आ रहे हैं। कश्मीर का ये मसला गंभीर भी है और खतरनाक भी। देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। धर्मांतरण के इस धंधे का पहला सबूत उत्तर प्रदेश में मिला था। जांच एजेंसियों ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो ये मालूम चला कि इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में इस धंधे को विस्तारित किया जा रहा है और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के कई सारे शहर हैं। जांच की कड़ियां जुड़ी तो एजेंसियां हैरान रह गईं। अब स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के 400 मदरसों पर जांच एजेंसियों की नजर है। यूपी में धर्म परिवर्तन वाले जाल पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, इस साजिश के नए नए चेहरे गिरफ्त में आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने अब दिल्ली और हरियाणा से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के नाम पर धंधा चला रहे इन ऑल इंडिया गिरोह की अहम कड़ियां हैं। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। कि हम लोगों ने 32 जनपदों को और करीब 7 या 8 जनपद में एटीएस खुद सभी चीज़ों का सत्यापन कर रही है। बच्चे ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, घर वाले परेशान हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी उमर गौतम और जहांगीर कासमी की निशानदेही पर हुई है, जिन पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म बदलवाने का आरोप है। पता चला है कि धर्म परिवर्तन का पूरा खेल नई दिल्ली के संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में खेला जा रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूरे मामले में विदेशी फंडिंग और टेरर एंगल की भी कड़ियां जुड़ने लगी हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े हैं, जो जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। ये भी पता चला था कि उमर गौतम के अकाउंट में हवाला के जरिए 1.5 करोड़ रुपए आए थे। बड़ी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश को लेकर यूपी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसके रडार पर अब पूर्वी यूपी के कई मदरसे भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के 20 मदरसों पर सीधे जांच एजेंसियों की नजर है। बीते कुछ साल में इन मदरसों में फर्जी तरीके से कई नियुक्तियां की गईं। आजमगढ़ के अलावा मिर्जापुर और आसपास के जिलों के 400 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पता चला है कि विदेशों से आने वाला पैसा इन मदरसों को भी मिलता था। इसी आधार पर धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी एक और केस दर्ज कर सकती है। करीब 12 मदरसे हैं, 20 अनुदानित मदरसे हैं हमारे, जिनमें से 12-13 मदरसों में ऐसे शिक्षक तैनात थे जिनके संदर्भ में एसआईटी द्वारा जांच करके कार्रवाई की। और ये अवैध नियुक्तियों से संबंधित प्रकरण है, जो नियुक्तियां लंबे समय से थी अवैध, उन्हीं के खिलाफ एसआईटी ने जांच की और जांच में जो इनको दोषी पाया है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज। मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, लिहाजा चुनाव से पहले इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी नेता ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की साजिश के सफाये की बात कर रहे हैं। देखिए, मदरसों को लेकर के पिछली सरकारों ने जिस तरह से रेवड़ियों की बंदरबांट की थी, उसके कारण से पूरी मदरसा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने इन तमाम मसलों की गहनता से जांच कराई है और बहुत सारे मामले इसमें निकल करके सामने आए हैं जिनमें विधि सम्मत रूप से कार्रवाई की जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो षड्यंत्रकर्ता हैं वो इसकी फंडिंग कर रहे हैं, वो कई स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने की उनके संदेह है। तो जो सारी बात है ये बहुत गंभीर है और वास्तव में जो देश के अंदर अब तक अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चलती रही, तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, उसकी वजह से इस प्रकार के अलगाववादी लोगों को ताकत मिलती रही है। अब योगी जी की सरकार है, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनको करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के जो धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको रोका जा सके। धर्म परिवर्तन के इस नेटवर्क का पता चलने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है और तलाश उस मास्टर माइंड की हो रही है जिसकी शह पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। मूक बधिर लोगों को लालच देकर के धर्मांतरण कराने का ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ईडी और एटीएस की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला ऐसा भी है कि तमाम मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिलने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद एटीएस की रिपोर्ट पर ईडी एक नई एफआईआर तक दर्ज कर सकती है। जानकारों की अगर माने तो ईडी की जांच में भी तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे न सिर्फ फॉरेन फंडिंग की बात तय होती है बल्कि विदेशों से आतंक फैलाने की साजिश का भी खुलासा होता है। यानी तय है आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा किस कदर फला फूला है इसका अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि जांच के साथ ही पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग शहरों से लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि कैसे उनकी बच्चियों के साथ धर्मांतरण वाला गुनाह किया गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा होगा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल कितनी तेजी से खेला गया है। निकाहनामा दे रहे, उसमें धर्म परिवर्तन दिखा रहे, करा रहे, किस आधार पर करा रहे। क्या उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में अधर्म का बड़ा जाल रचा जा रहा है? मुझे कहने लगा कि तुम नहीं शादी करोगी मुझसे तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम मेरा धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में धोखे से धर्मांतरण वाली साजिश का सिंडिकेट चलाया जा रहा है? और उनका मोबाइल भी छीन लिया है और ना करने पर ऐसा वो बताते हैं कि जान से मारने की धमकी दिया। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसने धर्म परिवर्तन को अपना धंधा बना लिया है? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, मोबाइल छीन लिया है, मारता पीटता है, परेशान कर रहा है। लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल इन पीड़ितों का दर्द सुनकर उमड़ रहे हैं। ये वो पीड़ित हैं जिन्हें भरोसे के नाम पर अधर्म की दलदल में धकेल दिया गया और अब इनके पास खुद को बचाने की गुहार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के एक दो नहीं कई शहरों से सिलसिलेवार तरीके से धोखे, दबाव और जालसाजी कर धर्म परिवर्तन के केस आ रहे हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। प्रयागराज की इस लड़की की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले एक मुस्लिम लड़के ने पहचान छिपाकर दोस्ती की, जब सच्चाई सामने आई तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और ना मानने पर जान से मारने की धमकी दी। मैं गोलू को दिसंबर से जानती हूँ और गोलू हिंदू बन के आता था मेरे घर तरफ और मेरे पड़ोस के भाई लोग हैं उससे बातचीत करता था। फिर मेरी बातचीत होने लगी उससे और फिर जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैं उसके घर गई तो पता चला वो मुस्लिम है। मैं उसका पीछा छुड़ाने लगी, तभी मुझे कहने लगा कि तुम नहीं शादी करोगी मुझसे तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम मेरा धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। बाराबंकी के परिवार की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। खेत में काम करने वाले युवक ने अपना गलत नाम बताया और फिर परिवार की ही लड़की को लेकर फरार हो गया। तलाश हुई तो मालूम चला कि आरोपी ने लड़की का जबरन धर्म बदलवा कर उससे निकाह कर लिया है। इतना ही नहीं, आरोपी पहले भी 2 शादियां कर चुका है। ओके 5 साल का बच्चा है, पहली दुल्हन का भी केस कह चुका है और अब चौथा हमारा नहीं जाता है। 2-4 महीना रखा था उसके बाद बेटी को वापस लाने के लिए परिवार वालों ने जोर लगाया
तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पहला फुकलाए दिन धमकी जब दिन तो जो है लाने से इनकार हो गया। को धमकी दिया? वही कहीं गली घाट मार दो, चढ़ाई करके घर पर मार दे, अगर जो बताए तो। बाराबंकी में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ ऐसा ही तनाव इन दिनों पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भी है। मई महीने में उस्मान नाम के शख्स ने धर्म बदलवाकर एक लड़की से शादी की, उससे 2 लाख रुपए भी लिए और इसके बाद जून में दूसरी लड़की से शादी कर ली। प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के साजिश का खुलासा हुआ तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कोतवाली में धरने पर बैठ गए। इस आधार पे हिंदू लड़की को निकाहनामा दे रहे, उसमें धर्म परिवर्तन दिखा रहे, करा रहे, किस आधार पे करा रहे, ये सब चीजें जांच का विषय थी। फतेहपुर की इस महिला की कहानी तो और भी दर्दनाक है, क्योंकि इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। कुछ समय पहले महिला का पति अपने साथी के साथ हल्द्वानी गया था, जहां उसने अपना धर्म बदल लिया और अब वो पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। जब आज 6 महीना पहले आए थे तो कितनी आए थे, 1 महीना जब बाद तो हो गए, 13 दिन मुसलमान में बन गए। शादी कब हुई थी? शादी के 4 साल हो गए। बच्चे भी हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले ऑल इंडिया गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पहले से अलर्ट पर है। इस बीच शहर शहर धर्म के नाम पर अधर्म वाले इन मामलों ने चिंता और भी बढ़ा दी है कि कहीं ये सभी केस किसी बड़े नेटवर्क की कड़ियां तो नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। धर्मांतरण के धंधे के बाद आई है अब खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समर की, चुनावी समर की। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज 2 ऐलान किए हैं। पहला ये कि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी और दूसरा ऐलान ये कि विधानसभा चुनाव वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगी और अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगी। और इसके साथ ही उन सभी अटकलों पर भी विराम लग गया जो कह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतरेगी, मगर पंचायत चुनाव में दिख रहा आक्रोश विधानसभा चुनावों के रण को अभी से दिलचस्प बना रहा है। चुनावी राजनीति में रोज बिछाई जाती है राजनीतिक दसार, रोज साधे जाते हैं नए नए समीकरण। कब कौन सा सियासी दल कौन सी चाल चल दे किसी को नहीं मालूम। ऐसी ही एक चाल आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही खबरें थी कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने इसे खारिज कर दिया। अलबत्ता ओवैसी ने भी कह दिया कि उनकी सिर्फ राजभर के संकल्प मोर्चे से गठबंधन है और उनका दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन ओवैसी के इस बयान से राजभर अब तक अनभिज्ञ हैं। सुनिए। ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लेंगे।
भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में एक अलग विकल्प बनाने की कवायद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये खेल खल रहा है कि यूपी में ओवैसी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, ओवैसी साहब के बारे में जो लोग बार बार कहते हैं, और अब बिहार के इलेक्शन में जो उन्होंने किया, बंगाल के इलेक्शन में लोगों ने उसका सबक लिया और उसको साफ किया रास्ता को। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बेवकूफ नहीं हैं, उनकी भी समझ में आ रहा है कि ओवैसी साहब के क्या मंसूबे हैं और क्या साहब चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की महाभारत शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी महाभारत के कुरुक्षेत्र में उतरने से मायावती ने इनकार कर दिया है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मायावती का ये इनकार कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं। अब मायावती जी का बयान आता है और मायावती जी बयान देती हैं कि हम जिला पंचायत के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, यानी आप भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता देने का काम कर रहे हैं, वॉकओवर दे रहे हैं। आप वॉकओवर दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। मायावती जी का ये बयान बिल्कुल साबित करता है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने का काम कर रही हैं। पंचायत चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उसके प्रत्याशियों और प्रस्तावकों का अपहरण हो रहा है, उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा, उन्हें धमकाया जा रहा है और शासन की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कमोबेश यही आरोप ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर लगा रहे हैं। जिस तरह गुंडा गुंडई करता है, उस तरह सरकार खुलेआम गुंडई करा रही है, जिसका उदाहरण चाहे गोरखपुर में आप देखिए, चाहे बलरामपुर हो, चाहे मऊ में हो, चाहे जहां भी खुल करके बात ओपन आ रही है कि पुलिस खड़ी है, एसपी खड़ा है, सीओ खड़ा है, दरोगा खड़ा है, उसके सामने लोग मार रहे हैं और वो मूक दर्शक बने हैं। यूपी पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनावों का रण क्षेत्र बना रहे हैं। मानकर चलिए कि इस बार यूपी के विधानसभा का रण पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। डल झील में जमी हुई बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ के लोगों के दिलों पर या फिर दिल्ली और कश्मीर के बीच जो बर्फ जमी हुई थी वो कब पिघलेगी। तो आपको बताते चले कि फिलहाल कोरोना काल के मद्देनजर जो तमाम एहतियात बरते गए थे, उसके बाद धीरे धीरे अब श्रीनगर की रौनक लौट रही है। पर्यटक यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन 370 हटने के बाद जो बड़ा नुकसान श्रीनगर कश्मीर को जम्मू को उठाना पड़ा था, उसको लेकर यहाँ के लोगों में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। धरती की जन्नत यही है, बस माहौल और मिजाज बदला हुआ है। ये बदला बदला सा कश्मीर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में उपजे तनाव और फिर कोरोना की मार ने कश्मीर को पाबंदियों में जकड़ दिया था, लेकिन अब बहारों ने कश्मीर की बिगड़ियां तोड़ दी हैं। कश्मीर में बेहतरी की उम्मीदों ने दस्तक दे दी है। श्रीनगर की डल लेक का सूनापन दूर हो चुका है। सैलानियों की चहल पहल यहाँ पर बढ़ गई है। लोगों का भरोसा बढ़ा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम का पारा चढ़ा तो लोगों ने श्रीनगर का अब रुख कर लिया है। डल झील के ऊपर ये शिकारा और शिकारे का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो परिवार मौजूद है ये जम्मू से पहुंचा हुआ है कश्मीर और श्रीनगर के शिकारे में बैठकर यहाँ पर डल झील का लुत्फ उठाने चाहते हैं। सर, अब लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीजें चेंज लगभग थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले से बहुत फर्क है। हाँ, यहाँ बहुत फर्क है पहले, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ बहुत हालात बहुत खराब हो गए थे और यहाँ लोगों का बिल्कुल काम ही नहीं है, सारा खत्म हो गया है और इसी की वजह से अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हालात भी ठीक होने लगे हैं। अच्छा, ये बताइए, श्रीनगर बदलता हुआ कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है? जी जरूर। अच्छा हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ। आप भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हो? हाँ। क्या क्या घूमना चाहते हो? अभी तो हम पहलगाम गए थे एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अभी गुलमर्ग जाएंगे और अभी लेकिन बर्फ तो अभी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी। इस मौसम में बर्फ तो बहुत कम जगह दिखती है। हाँ, पर जब भी मैं छोटी थी तभी मैं आई थी मार्च अप्रैल में, जब भी बर्फ था। अच्छा, छोटी थी तब भी आई थी और अभी भी आई हैं आप? हाँ।
आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए सरकार ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी थी। चप्पे चप्पे पर सैनिकों की तैनाती थी। श्रीनगर का लाल चौक कभी छावनी बना रहता था। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल यहाँ तैनात रहते थे, क्योंकि देश विरोधी प्रदर्शन सबसे ज्यादा यहीं होते थे। यहीं पर अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आती थीं। लेकिन अब यही लाल चौक बिल्कुल शांत है। अब यहाँ ना तो सुरक्षा बलों के बूटों की आवाजें हैं और ना ही लाल चौक छावनी बना हुआ है। सुरक्षा बिल्कुल पहले से ज्यादा है, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। मोदी सरकार द बेस्ट काम कर रही है। मैम ऐसा है, पहले जैसे आए हैं हम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्मी दिखती थी हमारे को, लेकिन अभी ये आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लाल चौक अब बदला बदला सा है। यहाँ आम लोगों की चहल पहल है, जो पूरे हिंदुस्तान को सुकून देने वाली है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के पहले अगर आप लोग यहाँ पर आए होंगे तो आपने देखा होगा लाल चौक पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती रहती थी। लेकिन अब हालात किस तरह से सामान्य हो रहे हैं, मैं आपको यहाँ की पूरी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा बल अब बहुत कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं। एक ये गाड़ी मुझे पुलिस की जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है और सुरक्षा कर्मी भी उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जैसा कि यहाँ पर पहले जितनी भी बार मैं आई हूँ उतनी बार मैंने देखा है। यानी कि स्थिति अब यहाँ पर धीरे धीरे सही लेकिन सामान्य हो रही है। अरसे से तमाम कश्मीरियों का कारोबार ठप था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग पर्यटन पर ही निर्भर थे और पर्यटक यहाँ आ नहीं रहे थे। लेकिन अब लोगों को महसूस हो रहा है कि कश्मीर हर लिहाज से सुरक्षित है। दिल्ली और मुंबई समेत तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कतारों में ये शिकारा इस वक्त लगा हुआ है, चूंकि काफी तेज धूप है, लेकिन शाम होते होते कोई भी शिकारा आपको इस तरह से कतारों में दिखाई नहीं देगा। खासतौर से मेरा जो यहाँ का 2-3 दिन का अनुभव है वो यही बताता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। सुरक्षित महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा और एकदम शांति जैसा और एकदम माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम बोलते लॉकडाउन के बाद जो घूमना चाहिए थी जगह एकदम बहुत अच्छी है। सैलानियों ने कश्मीर का रुख किया तो श्रीनगर में शिकारा चलाने वालों की जिंदगी में भी बहार आ गई है। एक्चुअली हम लास्ट टाइम जब आए थे 2013 में तो स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ था, तो आई रिमेम्बर शी वाज वेरी स्मॉल एंड वी फाउंड इट वेरी रिस्की, बट दिस टाइम वी आर फाइंडिंग इट वेरी सेफ एंड गुड लाइक। अच्छा, अभी लग रहा है कि सेफ है? हाँ, फीलिंग सेफ नाउ। बहुत सेफ है। बहुत पहले के मुकाबले अब के मुकाबले क्या फर्क पाया? मतलब डेवलपमेंट अच्छे हैं, होटल्स बहुत सारी हुए हैं और मतलब जो पहले टेंशन था कि ये कर्फ्यू लगेगा अभी कर्फ्यू लगेगा तो वैसे कुछ अभी लग नहीं रहा है। कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए 24 जून को प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। दिल्ली से दिल के नजदीकियों के एजेंडे पर बातचीत हुई थी। कश्मीर के लोग भी अपनी बेहतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर से गुलजार हो और साल भर बहारें यहाँ पर छाई रहें। यकीनन बदलते हुए परिवेश में अगर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, सेफ महसूस करेंगे, तो यकीनन यहाँ पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आएंगे और स्थानीय लोगों के हाथों में और ज्यादा पैसा आएगा, जिससे उनका विकास होगा। कैमरा पर्सन रूफ के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर आज तक। कश्मीर में बदलाव के बयार ने संभावनाओं की सरगम छेड़ दी है। एक तरफ लोगों का कारोबार चल पड़ा है तो वहीं कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के आगे सबसे बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के परिसीमन का है, जिसे कश्मीर के तमाम नेता शक की निगाह से देख रहे हैं। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलग किया गया? उमर अब्दुल्ला ने आखिर परिसीमन को लेकर अपनी आशंका क्यों जताई? इसके पीछे सीधा सा अंक गणित है। इस बात को समझिए कि सरकार बनाने के लिए 44 सीटें चाहिए, जम्मू के पास 37 सीटें हैं, लद्दाख की सीटें घट गई हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वहां पर सीटों की तादाद बढ़कर अगर 47 हो गई
तो फिर तो कश्मीर के हाथ से और यहाँ के राजनीतिक दलों के हाथ से एक बहुत बड़ी शक्ति छिन जाएगी। और सिर्फ 44 सीटों के आधार पर, चूंकि बीजेपी वहां पर लगातार लगी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी में वहां पर ज्यादा मुकाबला है, इस वजह से हो सकता है कि स्थिति कश्मीरियों की कमजोर पड़ जाए और यहाँ के राजनीतिक दलों का जो वर्चस्व और जो दबदबा सालों से लगातार बना रहता है उसमें कमी आ जाए। इसी को लेकर बार बार परिसीमन पर सवाल उठ रहे हैं। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के नेताओं ने परिसीमन का मामला उठाया था। केंद्र ने भरोसा दिया था कि जल्द ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा ली थी। इसके बाद राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। केंद्र सरकार ने यहां नए सिरे से विधानसभा और संसद की सीटों को बनाने के लिए पिछले साल फरवरी में एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया था। तमाम राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ परिसीमन आयोग की लगातार बैठकें हो रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद राज्य में चुनावों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन साल 1995 में हुआ था। आपको बताते चले, जम्मू क्षेत्र में कुल 37 सीटें हैं, जबकि कश्मीर में कुल 46 सीटें आती हैं। 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी आरक्षित हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को अगर हम मिला लें तो विधानसभा की कुल 83 सीटें आती हैं। नए परिसीमन में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जम्मू क्षेत्र के लोग हमेशा ऐतराज जताते रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। वहीं कश्मीर के लोगों का तर्क है कि इनका इलाका ज्यादा बड़ा है, प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए। अभी तो मैम जम्मू वालों को तो थोड़ा काम नहीं मिल रहा है, श्रीनगर में थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जम्मू में थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा सा जम्मू में ध्यान नहीं देते। जम्मू में ध्यान नहीं दे रहे हैं सब। अच्छा जी मैम, जम्मू में ध्यान देना चाहिए। जम्मू में ध्यान देना चाहिए उनको मैम। 370 वगैरह वो वापस नहीं आने चाहिए। 370 वापस नहीं आने चाहिए। वो सरकार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हम सरकार के सपोर्ट में। ठीक है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। एक तो जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि सेंसस होता है, सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन भी टाइम टू टाइम होती रहती है, वो तो होनी थी। अगर आज ना होती, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1995 के बाद नहीं हुआ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि होनी चाहिए, ये होगी। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो कोई और गवर्नमेंट करती। ये जो था कि अब ड्यू था, ये होगी। उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे खाली कश्मीर नहीं है, खाली जम्मू नहीं है, पीर पंजाल और चनाब एरिया भी है। तो वहाँ के सेंटीमेंट, वहाँ के व्यूज भी हैं। देखो जम्मू एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो बाहर के लोग हैं वो खाली उसको कश्मीर वर्सेस जम्मू देखते हैं, बट बेसिकली चीज क्या है, यहाँ पे पीर पंजाल एरिया भी है जहाँ की बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होती है लोगों की। और बीजेपी चाहती है कि राज्य में जम्मू का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। एक वजह ये भी है कि जम्मू में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती रही है, जबकि कश्मीर में उसका जनाधार बहुत ही लचर रहा है। जम्मू के नेता 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 2001 से 2011 के बीच जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार कश्मीर में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार से कम रही है। इसको लेकर बीजेपी परिसीमन आयोग के पास अपनी औपचारिक आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। बीजेपी का मानना रहा है कि अगर जम्मू के हिस्से में ज्यादा सीटें आ गई तो पार्टी का राज्य में अकेले बहुमत का रास्ता खुल सकता है। जम्मू के लोगों का ये मानना है कि दरअसल ज्यादातर प्रतिनिधित्व इसी यानी कि कश्मीर इलाके के लोगों को मिलता रहा है और इस वजह से जम्मू में एक अलग तरह का असंतोष भी रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू के ही डोडा इलाके से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद समय समय पर जम्मू से लगातार इस तरह की आवाज बुलंद होती रही। ऐसे में परिसीमन होने के बाद विधानसभा क्षेत्र और सीटों की संख्या में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनने के बाद से ही लगातार मनोज सिन्हा वहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने कश्मीर के नेताओं से भी बातचीत करके उनमें जो भरोसा जताया वो कोशिशें रंग ला रही हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के 22 महीने बाद राजनीतिक हलचल एक बार फिर से बढ़ रही है। कश्मीरी खुद चाहते हैं कि वहां चुनाव हो और नई सरकार बने। गुपकार ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। अब आगे कैसे बढ़ा जाए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और साथ ही यहां पर चुनाव के लिए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और ये पूरा का पूरा मसला अब केंद्र सरकार के पाले में है।
कैमरा पर्सन रूफ के साथ चित्रा त्रिपाठी, गुपकार रोड, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली को आज मिली है अनलॉक की 5वीं किश्त। राजधानी दिल्ली में आज से जिम और बैंक्वेट हॉल्स भी खुल गए। हालांकि ये इजाजत कोरोना प्रोटोकॉल के नियम और शर्तों के साथ है। अपनी सेहत को लेकर सजग रहने वालों के लिए ये सुकून देने वाली तस्वीर है। दिल्ली वालों को अनलॉक की 5वीं सौगात मिली है। राजधानी में आज से जिम खुल गए हैं। राजधानी में कोरोना के केसेस बेहतर हो रहे हैं, तो अब जो है स्थिति सामान्य हो रही है, पटरी पर लौट रही है। बड़ी मांग थी कि जिम खोल दिए जाएं, तो अब जिम खुल चुके हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन जरूरी है, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो या फिर सैनिटाइजेशन हो। इनका पालन करने के बाद जब आप जिम में आएंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि दिल्ली के ज़्यादातर जो जिम है वो खुले हैं, लेकिन हाँ, क्षमता से आधे लोग ही यहाँ पर हो सकते हैं। तो मालवीय नगर के जिस जिम में हम हैं यहाँ पर फिलहाल तो आधे से भी कम लोग हैं, लेकिन किस तरह की सावधानियां रखनी पड़ती हैं ये बताएंगे चिराग सेठी, जो इस जिम के मालिक हैं। चिराग, गाइडलाइंस के तहत किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है जब आज पहली बार जिम खुले हैं? देखिए, एसओपीज पिछले बार ही डिसाइड हो गए थे, पिछली वेव से पहले ही। जब लास्ट ईयर अगस्त में जिम खुले थे तो हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं, आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस, सैनिटाइजेशन, स्लॉट सिस्टम की एक समय में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए और आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको पहले उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा सो दैट भीड़ ना हो एक जगह पर। जिम खुलने का आज पहला दिन है, ऐसे में लोगों की मौजूदगी कम नजर आई। हो सकता है लोगों को खबर ना हो या फिर कोरोना को लेकर अभी भी लोग किसी तरह का जोखिम न लेना चाहते हों। लेकिन जिम को जिंदगी का अहम हिस्सा मानने वाले जिम खुलते ही ट्रेडमिल पर पहुंच गए। बहुत ज्यादा मिस किया और कोई ऑप्शन नहीं थी। दिल्ली जैसे शहर में आपके पास इतना स्पेस नहीं होता कि आप कुछ करें, तो बहुत अच्छा है कि खुल गया। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो आई थिंक जिम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे 4-6 महीने हो गए, इसी दौरान मेरा 25 किलो वेट भी बढ़ गया और ऐसे कई 25 किलो बढ़ गए। पहले अक्सर जिम आया करता था तो रेगुलर एक्सरसाइज होती थी, अभी एकदम से बंद हो गया तो फिर जिम आना सब बंद। तो मेरे जैसे कई होंगे जिनका इतना वजन बढ़ गया होगा जिम बंद होने की वजह से। अब खुला है अब, लेकिन डर इस बात का भी अगर थर्ड वेव स्टार्ट होगी तो फिर बंद हो जाएगा, तो थोड़ी सी झिझक है, लेकिन अब आ रहे हैं लोग। दिल्ली के अलग अलग जिम आगंतुकों के लिए नए नए ऑफर भी ला रहे हैं। इसमें टीके की 1 डोज लेने वालों को जिम की फीस में 10% और वैक्सीन की 2 डोज ले चुके लोगों के लिए 15% की छूट दी जा रही है। दिल्ली में कोविड-19 की लहर थमने के बाद ये राहत की 5वीं किश्त है। जिम के अलावा आज से बैंक्वेट हॉल भी खुल गए हैं। आज से मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई है। घर और कोर्ट में अभी भी अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी। दिल्ली को ये राहत कठोर अनुशासन के बाद मिली है। यहाँ फिलहाल कोरोना लगभग काबू में है। दिल्ली में कोरोना के कल 89 मामले आए। संक्रमण दर गिरकर 0.12% पर आ गई। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि एक्टिव मरीज 1568 रह गए हैं। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर की स्टडी ने बड़ी चिंताएं दूर कर दी। आईसीएमआर की स्टडी में दावा किया गया कि तीसरी लहर के दिसंबर से पहले आने की आशंका है। इसमें बताया गया कि अगर तब तक ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग गई तो फिर इसे हम टाल सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। आईआईटी की स्टडी के मुताबिक ये तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है। आईआईटी की स्टडी गणित और ग्राफिक्स पर आधारित है। इस पर ज्यादा भरोसेमंद रिपोर्ट आईसीएमआर ने जारी की है। इसके मुताबिक देश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने में अभी देर है। आईसीएमआर ने कोरोना की तीसरी लहर दिसंबर तक आने की आशंका जताई है, यानी सरकार के पास अभी वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 6 महीने का समय है। हालांकि कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने इसे लेकर नई चिंता पैदा कर दी है।
कोरोना की लहरों को नए वेरिएंट्स और नए म्यूटेशन से जोड़ा जा रहा है। डेल्टा प्लस नया वेरिएंट है और इसके जरिए तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। We also combined the scenarios. For example, a viral variant which is not only capable of escaping the immunity but also is more transmissible. There again we realized that the third wave peak would not be as high as we experienced during the second wave. डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के साथ ही कोविड-19 की तीसरी लहर का जोखिम भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसे टाला जा सकता है। जिन देशों में आबादी के 20% हिस्से का टीकाकरण हो चुका है, वहां तीसरी लहर नहीं पहुंच सकी है। ICMR और इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी में कहा गया है कि अगर तीसरी लहर आई भी तो ये दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। स्टडी में कहा गया है कि टीकाकरण में तेजी से भविष्य की लहरों को रोका या टाला जा सकता है। सरकार और निजी सेक्टर टीकाकरण को लेकर लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवा रही हैं, तो ग्राहकों को इंसेंटिव देकर तमाम सेक्टर भी अपने अपने स्तर पर वैक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो सकें, इसके लिए सभी अपने अनुसार योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और निजी कंपनीज वैक्सीनेशन ड्राइव को सपोर्ट करते हुए अपनी इंडस्ट्री से जुड़े हुए अलग तरह के रिवॉर्ड्स दे रही है। हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सभी कंपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पीड अप करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए गिफ्ट्स या कैश ऑफर जैसी चीजें ऑफर कर रही है। यानी वैक्सीनेशन को लेकर अगर सरकार दिसंबर तक अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है तो फिर मुमकिन है कि तीसरी लहर केवल अनुमानों का हिस्सा बनकर खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।